नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषयों की सूची आपके समक्ष है। आज के इस सत्र में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के प्रश्न के संदर्भ में। उसके बाद हम भारत की फिलिस्तीन नीति के विकास के संदर्भ में दिए गए एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल को देखेंगे। उसके बाद पश्चिम एशिया में राष्ट्रों के मध्य संबंधों के बदलाव से संबंधित एक आलेख को देखेंगे और तत्पश्चात हम चक्रवाती तूफान तौकते के गुजरात के तट से टकराने से संबंधित एक आलेख की चर्चा करेंगे। इस सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपको उत्तर संरचना भी हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। यह है पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह संदर्भित है राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के प्रश्न से। उल्लेखनीय है कि अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश में सांसद के रघु रामकृष्ण राजू की गिरफ्तारी की गई है और उन पर सरकार के विरुद्ध असंतोष को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए राजद्रोह के संदर्भ में कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए गए भाषणों के आधार पर उन पर आईपीसी की धारा 153A और धारा 505 के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही की गई थी और अब उनके ऊपर 124A के तत्वाधान में राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि आईपीसी की धारा 153A धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित है। वहीं दूसरी ओर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 का संबंध है सार्वजनिक शरारत करने वाले बयानों से, जिसके तहत अफवाहों को प्रसारित करने वाले बयान या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाले बयानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। हालांकि आईपीसी की धारा 153A और 505 के अतिरिक्त जो रामकृष्ण राजू पर 124A के तहत कार्रवाई की गई है, उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में हमें राजद्रोह को समझने की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्य प्रस्तुति के द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयास करेगा, इसके अलावा असंतोष उत्पन्न करेगा या फिर असंतोष उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, उसे आजीवन कारावास अथवा 3 वर्ष की कैद और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी मुख्य रूप से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति किसी भी प्रकार की घृणा की भावना को बढ़ावा देना या असंतोष उत्पन्न करने वालों के खिलाफ इसके तहत कार्रवाई की जाती है। मुख्य रूप से इसमें असंतोष के तहत घृणा या घृणा संबंधी सभी प्रकार की भावनाओं के प्रसार को शामिल किया जाता है। हालांकि धारा 124A में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सरकार या प्रशासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी करना अपराध नहीं माना गया है। हालांकि इसके बावजूद धारा 124A में जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया है वह इतना अस्पष्ट है कि समय समय पर इसका दुरुपयोग देखने को मिलता है। उल्लेखनीय है कि राजद्रोह एक संज्ञेय अपराध है, यानी इसके संदर्भ में की गई गिरफ्तारी के लिए किसी प्रकार के वारंट की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ इसके तहत की गई गिरफ्तारी में दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार की आपसी सुलह का भी कोई प्रावधान नहीं है। यह एक गैर जमानती अपराध भी है। यदि हम भारत में राजद्रोह कानून के इतिहास की बात करें तो इसकी जड़ें औपनिवेशिक शासन में निहित हैं, जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के बहावी आंदोलन से देखी जा सकती है, जो एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी द्वारा किया गया
था। मूल रूप से 1837 में प्रमुख ब्रिटिश विधि विशेषज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया। हालांकि 1860 में जब भारतीय दंड संहिता को लिखा गया तब इस प्रकार के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था, जिसे 1870 में सर जेम्स स्टीफन के द्वारा आईपीसी में संशोधन के तहत शामिल किया गया। ब्रिटिश काल में इसका प्रयोग अनेक बार स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के लिए किया गया था, जिसमें 1891 में सर्वप्रथम इस कानून का प्रयोग एक अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ किया गया, क्योंकि उन पर यह आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखा है। इसके अलावा महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी राजद्रोह के मुकदमे किए गए हैं, जो इस राजद्रोह कानून की कुख्यात प्रवृत्ति को ही दर्शाता है। वर्तमान में भी राजद्रोह कानून विविध प्रकार की आलोचनाओं के बावजूद बना हुआ है और इसकी आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को दिया जाता है। यह कहा जाता है कि किस प्रकार से राजद्रोह का प्रावधान एक औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है जो भारत के लोकतंत्र में अनुपयुक्त है। इसके द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही असंतोष के अधिकार की भी अवहेलना की जाती है और एक जीवंत लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि हम समयबद्ध आधार पर सरकार की आलोचना और उसके प्रति असंतोष को हम रचनात्मक दृष्टिकोण से जाहिर कर सकें। लेकिन यदि बार बार इस प्रकार के कानून का प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित ही यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही नागरिकों द्वारा रचनात्मक असंतोष के अधिकार को भी उल्लंघित करने लगेगा। इसके संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि खुद ब्रिटिशों द्वारा अपने देश से इस प्रकार के कानून को समाप्त कर दिया गया है, तो आखिर क्यों हम इस तरीके के कानून को अभी तक बनाकर रखे हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद कई बार इसका अनुचित प्रयोग देखा गया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2014 से 2016 के आंकड़े भी महत्वपूर्ण हैं, जिसके अनुसार इस काल विशेष में इस कानून के तहत कुल 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बावजूद इसके उनमें से केवल 2 पर ही आरोप सिद्ध हो पाया है, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से इसमें कार्यवाही तो की जाती है किंतु आरोप सिद्ध कर पाना अनेक बार सरकारों के लिए कठिन हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं जब मात्र विरोध करने के आधार पर ही लोगों पर राजद्रोह लगाया गया, जैसे कि कुडनकुलम क्षेत्र में जब वहां के नागरिकों ने कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र लगाने का विरोध किया तो वहां के कई गांवों को राजद्रोह का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ 2014 में झारखंड में जब विस्थापन का विरोध कर रहे आदिवासियों पर राजद्रोह लगाया गया तब भी यह आलोचना के दायरे में आया था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से ही अगर राजद्रोह कानून बना हुआ है तो निश्चित रूप से इसके कुछ पक्ष में तर्क भी हैं। पक्ष में तर्क वालों का कहना है कि धारा 124 ए में राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने की क्षमता विद्यमान है। साथ ही साथ यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से भी बचाता है। भारत जिस तरीके से वर्तमान में विविध प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें माओवादी विद्रोह आदि महत्वपूर्ण है, उसके संदर्भ में तो इसकी महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से अदालतों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति विद्यमान है, उसी प्रकार से सरकारों को भी यदि अपनी अवमानना के लिए दंडात्मक शक्तियां विद्यमान हैं तो यह किसी भी प्रकार से गलत नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जिस प्रकार से इसके दुरुपयोग के उदाहरण बढ़े हैं, निश्चित रूप से हमें एक मध्य मार्ग को तलाशने की आवश्यकता है। इसके तहत मुख्य रूप से विशेषज्ञों द्वारा यह सलाह दी जाती रही है कि हमें देशद्रोह या राजद्रोह की परिभाषा को संकीर्ण किए जाने के संदर्भ में प्रयासों को करना होगा और इसमें केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुता जैसे विषयों को ही शामिल करना चाहिए। इसके अंतर्गत हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से मात्र सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना करना ही राजद्रोह नहीं है और राजद्रोह का मुकदमा तभी दायर किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुता पर
प्रश्न खड़े किए जाएं। साथ ही साथ नागरिक समाज को राजद्रोह कानून के मनमाने उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसके संदर्भ में राजद्रोह की संवैधानिकता का निर्धारण किए जाने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। अनेक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि राजद्रोह को तभी लगाया जाना चाहिए जब लोक व्यवस्था को आसन्न या निकटस्थ खतरा विद्यमान हो या फिर हिंसा को वास्तविक रूप में बढ़ावा दिया जाए। इसमें मात्र किसी के बोलने आदि के आधार पर ही यदि उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है तो निश्चित रूप से ही यह सही प्रवृत्ति नहीं है। हमें इस बात की भी आवश्यकता है कि हम राजद्रोह के प्रावधान में लिखे गए शब्दों को भली भांति परिभाषित करें, जैसे कि इसमें राज्य के प्रति असंतोष को बढ़ावा में क्या निहित है, शत्रुता की भावना अथवा निष्ठाहीनता व अस्वामी भक्ति की बात जब की जाती है तो इसमें किस बातों को शामिल किया जाएगा, इसको भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। तभी हम जो लगातार राजद्रोह के दुरुपयोग के उदाहरण देख रहे हैं उसको निवारित कर पाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक महत्वपूर्ण आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह आलेख केंद्रित है भारत की फिलिस्तीन नीति के विकास के संदर्भ में और इसमें इस बात पर प्रश्न पूछा गया है कि क्या भारत की फिलिस्तीन नीति में कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा अभी हाल में ही इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के संदर्भ में यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने मत को व्यक्त किया गया है और चूंकि भारत वर्तमान में सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है, इसी के चलते सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति के द्वारा भारत के मत को प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा भारत ने एक न्यायोचित फिलिस्तीन कारक का समर्थन किया है और 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी समर्थन किया है। मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन की तो हम एक ओर तो फिलिस्तीन की भी बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम इजराइल राष्ट्र की भी बात करते हैं और दोनों की समान रूप से उपस्थिति पर बल देते हैं। हालांकि इस बार के मत में इस बात को महत्वपूर्ण रूप से नोट किया गया कि भारत द्वारा किस प्रकार से पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने की कोई बात नहीं की गई और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किस प्रकार से सीमाएं निर्धारित की जाएंगी, इसके संदर्भ में भी कोई बात नहीं की गई। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत द्वारा गाजा के आतंकवादी समूह हमास के द्वारा किए गए रॉकेट हमलों की तो भारत ने आलोचना की, किंतु इजरायली सेना द्वारा जो असमानुपातिक रूप से प्रति आक्रमण किया है उस पे भारत ने कोई आलोचना नहीं की है। इसके अलावा भारत द्वारा मुख्य रूप से पूर्वी यरूशलेम में जारी हिंसा पर मत व्यक्त करते हुए हरम अस शरीफ या टेम्पल माउंट पर पूर्व की स्थिति को बहाल करने की बात की है। 2014 और उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत का इजराइल के साथ संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। हालांकि चूंकि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ ही ऐतिहासिक संबंध हैं, इसके चलते भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वह दोनों ही विरोधी देशों के साथ संबंध बनाने के लिए संतुलन की नीति के तहत कार्य कर सके और इसके संदर्भ में हमें इस बात को समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से भारत द्वारा इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से भारत ने अपने मत को यूएनएससी में व्यक्त किया है वह निश्चित ही भारत की फिलिस्तीन के संदर्भ में बदलती हुई नीति को दर्शाता है। इससे पहले भारत द्वारा फिलिस्तीन राज्य का पूर्ण समर्थन किया जाता रहा है और भारत द्वारा पूर्वी यरूशलेम को इसकी राजधानी बनाने का भी समर्थन किया गया है। मनमोहन सिंह के द्वारा 2013 में और प्रणब मुखर्जी के द्वारा अक्टूबर 2015 में भी यही बात कही गई थी। हालांकि 2017 और उसके बाद से यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से भारत के इस मत में बदलाव देखे गए हैं।
जिसके चलते यह देखा गया है कि 2017 और उसके बाद से भारत द्वारा लगातार पूर्वी यरूशलेम और फिलिस्तीन की सीमाओं को निर्धारित किए जाने के संदर्भ में 2017 से पहले प्रस्तुत किए गए मत को अब सार्वजनिक स्तर पर व्यक्त नहीं किया जा रहा है। 2017 में फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास दिल्ली यात्रा पर आए थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फिलिस्तीन और इजराइल दोनों राज्यों के निर्माण का समर्थन करते हुए 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई। हालांकि इसमें भी उन्होंने पूर्वी यरूशलेम और फिलिस्तीन की सीमाओं के बारे में कोई बात नहीं की। 2018 में जब भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा रमल्ला की यात्रा की गई, उस समय भी यरूशलेम अथवा सीमाओं के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई। और जिस तरीके से भारत वर्तमान में भी इसी बात को सामने रख रहा है, जिसके तहत 2 राज्यों के सिद्धांत पर तो बात की जा रही है, किंतु पूर्वी यरूशलेम और 1967 के बॉर्डर आदि के संदर्भ में जो खुलकर बात नहीं की जा रही है, वह निश्चित ही फिलिस्तीन के प्रति भारत की बदलती नीति को ही दर्शाता है। अनेक विशेषज्ञों के अनुसार जिस तरीके से भारत ने अपने मत को व्यक्त किया है, वह एक प्रकार की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है और इसमें इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के ही साथ भारत संतुलन के आधार पर संबंधों को बनाने की बात कर रहा है, जिसके चलते भारत ने अपने वक्तव्य में हरम अज शरीफ के साथ ही टेम्पल माउंट का भी जिक्र किया, जो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के मत को दर्शाता है। हालांकि आलोचकों ने यह भी कहा है कि फिलिस्तीन की तुलना में भारत जिस तरीके से इजराइल की तरफ झुकता जा रहा है, वह निश्चित ही भारत की नीति में बदलाव को भी दर्शाता है। यदि हम स्वतंत्रता के पश्चात इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के रुख के बारे में बात करें, तो भारत द्वारा 1950 में इजराइल को मान्यता दी गई थी। साथ ही साथ भारत फिलिस्तीन को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश भी था। भारत द्वारा 1988 में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया और ऐसा करने वाला वह पहले देशों में से एक था। 2014 में भारत ने गाजा क्षेत्र में इजराइल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव का भी समर्थन किया था। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि जांच का समर्थन करने के बावजूद 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने इजराइल के खिलाफ मतदान नहीं किया था। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत दोनों देशों के साथ ही परस्पर स्वतंत्र और अनन्य व्यवहार करने हेतु संबंधों का डी-हाइफनेशन करने पर बल दे रहा है। जब बात करते हैं डी-हाइफनेशन नीति की, तो इसके संदर्भ में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी चाहिए। डी-हाइफनेशन नीति के तहत मुख्य रूप से कूटनीतिक स्तर पर एक प्रकार के संतुलन की नीति को बनाने पर बल दिया जाता है और चूंकि भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व अनेक दृष्टिकोणों से है, जिसमें भारत चाहता है कि वह अरब देशों के साथ ही ईरान के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर कर सके, क्योंकि भारत के लिए चाहे वह ऊर्जा का प्रश्न हो, चाहे वह निवेश का प्रश्न हो, चाहे वह वहां पर रहने वाले भारतीयों का प्रश्न हो, सभी दृष्टिकोणों से भारत के लिए पश्चिम एशिया की काफी महत्ता है। यही कारण है कि भारत चाहता है कि वह फिलिस्तीन के साथ ही इजराइल के साथ भी समानता के आधार पर संबंध बना सके और इसके लिए वह चाहे फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो, दोनों के बीच संबंधों को इस प्रकार से बनाता है कि फिलिस्तीन से बात करते समय वह इजराइल के संदर्भ में बात नहीं करता और इजराइल से बात करते समय वह फिलिस्तीन के संदर्भ में बात नहीं करता। और इस प्रकार से कोशिश ये की जाती है कि दोनों देशों से स्वतंत्रता के आधार पर संबंध बना सके, ताकि दोनों ही देशों से संबंधों के आधार पर भारत अपने पश्चिम एशिया में हितों की पूर्ति कर सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह एडिटोरियल केंद्रित है पश्चिम एशिया में राष्ट्रों के मध्य बदलते संबंधों से। संबंधों के इस बदलाव में यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से पहले के कालों में प्रतिस्पर्धी अथवा शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले राष्ट्रों के मध्य अब संबंध बेहतर होते देखे जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल में ही 9 अप्रैल को सऊदी अरब और ईरान के मध्य वार्ता देखी गई।
दोनों देशों के द्वारा 2016 के बाद से ही संबंधों को विच्छेद कर लिया गया था, लेकिन बदलते घटनाक्रमों में अब उनके मध्य बातचीत देखी जा रही है। इसी प्रकार से कतर और सऊदी अरब के बीच भी बातचीत को बढ़ावा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब के द्वारा कतर पर यूएई, बहरीन और इजिप्ट के साथ मिलकर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि कतर पर यह आरोप लगाया गया कि वह यमन के हूती विद्रोहियों का समर्थन करता है, जो कि सऊदी अरब के विरोधी हैं। इसी प्रकार से पश्चिम एशिया में तुर्की और इजिप्ट के मध्य भी संबंध बेहतर हो रहे हैं, जो कि 2013 के बाद से ही विच्छेदित थे। उल्लेखनीय है कि तुर्की और इजिप्ट दोनों के मध्य 2013 में इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को हटाए जाने के बाद से ही संबंध बिगड़ गए थे। हालांकि अब उनके बीच संबंध फिर से सुधर रहे हैं और इन सभी देशों के मध्य जो ये संबंधों में बदलाव देखा जा रहा है, इसका मुख्य कारण अमेरिकी नीति में आने वाला बदलाव है। यदि हम बात करें अमेरिकी नीति पर, तो पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से चाहे वो नवीन राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, या फिर उन्हीं की पार्टी के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा हो, या फिर जो बाइडेन के पूर्व के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्होंने पश्चिम एशिया के संदर्भ में इस प्रकार की नीति को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसमें अब अमेरिका पश्चिम एशिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और इसके तहत वह इस बात पर बल दे रहा है कि पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा का दायित्व वास्तव में क्षेत्रीय शक्तियों का ही है। और जिस तरीके से अमेरिका पश्चिम एशिया से धीरे धीरे हट रहा है, उसके चलते अब क्षेत्रीय सुरक्षा का दायित्व पश्चिम एशिया की शक्तियों पर ही आ गया है और इसी के चलते अब उनके द्वारा शांति की पहल को करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शांति की इस पहल के चलते हाल के समय में पश्चिम एशियाई देशों को जिस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वह भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कोविड-19 से होने वाली बदहाली के साथ ही तेल के दामों के घटने की अनिश्चितता ने भी राष्ट्रों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने की चाह को पैदा कर दिया है और इसके चलते ही अब पश्चिम एशिया के अलग अलग देश अपने संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसमें सऊदी अरब और ईरान सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, जिनके मध्य अनेक मामलों को लेकर संघर्ष देखा जाता है, चाहे वे यमन में हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हो, या फिर सीरिया में प्रभुत्व को लेकर विद्यमान शक्ति संघर्ष हो, या फिर दोनों के मध्य लेबनान और इराक में प्रभुत्व का संघर्ष हो। हालांकि समय के साथ दोनों देशों द्वारा ही यह महसूस किया जा रहा है कि किस प्रकार से दोनों के मध्य विद्यमान शक्ति संघर्ष से दोनों ही देशों ने इसकी कीमत चुकाई है, जिसे अब इसे कम करने के लिए दोनों देश प्रयास कर रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के समान ही तुर्की और इजिप्ट भी अपने संबंधों को बेहतर करने की दिशा में प्रयास करते नजर आ रहे हैं, जिसमें तुर्की और इराक के मध्य मुख्य रूप से एक तो लीबिया को लेकर संघर्ष है। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य पूर्वी भूमध्य सागर में संसाधनों पर कब्जा और तुर्की द्वारा मुस्लिम ब्रदरहुड को दिए जाने वाले समर्थन के चलते तुर्की और इजिप्ट के मध्य संघर्ष विद्यमान है। हालांकि वर्तमान में जिस प्रकार से तुर्की को भू राजनीतिक बदलती स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी के चलते अब वह इजिप्ट से अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए पहल किया है और इसके माध्यम से वह चाहता है कि लीबिया में शांति हो और इसके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की को जो ग्रीस, इजराइल और साइप्रस आदि देशों से चुनौती मिल रही है, उसका सामना करने के लिए भी अब वह मिस्र, इजिप्ट के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए निरंतरता के आधार पर प्रयासों को कर रहा है। इसी प्रकार से तुर्की और सऊदी अरब भी अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि दोनों ही देश मिलकर मुख्य रूप से हूती विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें और समान रूप से कतर और इजिप्ट के मध्य भी संबंध बेहतर हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में शांति बहाली के प्रयासों को बढ़ावा मिला है। हालांकि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर, इस प्रकार की शांति को लेकर अभी भी भांति भांति चुनौतियां व्याप्त हैं, जिसमें पश्चिम एशिया
में जिस प्रकार से मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रसार देखा गया है, उससे आने वाले समय में कट्टरता बढ़ सकती है, जिसका अनेक राष्ट्रों द्वारा विरोध किया जाएगा। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सऊदी अरब के समान ही तुर्की और ईरान भी पश्चिम एशिया में अपनी शक्ति के प्रभुत्व को लेकर महत्वाकांक्षाओं को रखते हैं, जिससे आने वाले समय में उनके मध्य शक्तियों का टकराव कम हो जाएगा। इसको पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। मुख्य रूप से सऊदी अरब और ईरान के मध्य सीरिया में शक्ति संघर्ष अभी भी विद्यमान है और यह उम्मीद करना बहुत महत्वाकांक्षी होगा कि वह भविष्य में भी सुलझ सकेगी। इसी प्रकार से दोनों के मध्य यमन को लेकर भी संघर्ष बरकरार है, जिसका अभी तक निवारण नहीं हो पाया है। यदि हम इस पूरे संदर्भ में भारत की भूमिका को देखें तो यह स्पष्ट है कि एक ओर तो भारत का पश्चिम एशिया में सभी राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध है, वहीं दूसरी ओर भारत का पश्चिम एशिया में शांति को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हित भी है, क्योंकि भारत पश्चिम एशिया में चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो या फिर भू राजनीतिक स्थितियों के दृष्टिकोण से हो, इन सभी दृष्टिकोण से भारत का पश्चिम एशिया में काफी महत्वपूर्ण रूप से हित विद्यमान है। यही कारण है कि भारत को निरंतरता के आधार पर प्रयास करना चाहिए कि वह पश्चिम एशिया में शांति कायम कर सके, और इसके लिए आवश्यक है कि भारत लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर काम करे, यानी एक समान सोच रखने वाले देशों के साथ मिलकर काम करे, जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया, रूस आदि। और यदि भारत इस प्रकार से बहुपक्षीयता के आधार पर कार्य कर पाने में सफल होगा तो निश्चित तौर पर ही हम पश्चिम एशिया में शांति बहाली के हाल के किए गए प्रयासों को बढ़ावा दे पाने में सफल होंगे और इसमें हम एक प्रकार की स्थिरता को भी देख सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 और 5 में दिए गए कुछ अन्य आलेखों की, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल और तृतीय प्रश्न पत्र में आपदा प्रबंधन से है। यह आलेख केंद्रित है चक्रवाती तूफान तोकते के गुजरात के तट पर टकराने से। उल्लेखनीय है कि चक्रवाती तूफान तोकते महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में लैंडफॉल कर गया है। लैंडफॉल से तात्पर्य होता है किसी भी समुद्री तूफान का स्थल भाग में टकराना, और इस प्रकार की घटना के चलते हम एक ओर तो यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से 170 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती देखी गई हैं और इसमें तीव्र वर्षा भी देखी जा रही है। यह जो चक्रवातीय तूफान है, इसके प्रत्युत्तर में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के साथ ही भारतीय सेना और नौसेना के द्वारा भी अनुक्रिया की गई है और इसमें कोशिश की जा रही है कि आपदा के उपरांत कम से कम अवसंरचना का नुकसान हो और जान माल की हानि को भी न्यूनतम किया जा सके। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश कोरोना वायरस की दूसरी महामारी के चपेट में भी है और पूरे भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति किए जाने के दृष्टिकोण से गुजरात का तटीय क्षेत्र चूंकि काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यही कारण है कि गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा सके, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए सेना के द्वारा नियमितता के आधार पर लोगों को बचाने के साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी ले जाया जा रहा है और इसके लिए परिवहन जहाजों आदि का भी प्रयोग किया गया है। गुजरात के समान ही महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की तबाही देखी जा रही है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि इस प्रकार की जनहानि को कम किया जा सके और यह कार्यवाही अभी भी जारी है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, पुलिस द्वारा राजद्रोह की धारा का यदाकदा लापरवाही से किया गया प्रयोग चिंता का विषय बना हुआ है। राजद्रोह की प्रासंगिकता की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, नवीनतम इजराइल फिलिस्तीन संघर्षों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक चर्चा के दौरान भारत ने एक अस्थायी सदस्य के रूप में फिलिस्तीन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की, लेकिन यरूशलेम की स्थिति या इजराइल फिलिस्तीन सीमाओं के भविष्य का कोई सीधा संदर्भ उल्लेखन नहीं किया। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि भारत की फिलिस्तीन नीति अभी भी विकसित हो रही है? 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना में आप भूमिका में भारतीय दंड संहिता यानी
आईपीसी में राजद्रोह की धारा का सामान्य परिचय देंगे और फिर आप हाल के समय में राजद्रोह प्रावधान के पुलिस द्वारा किए गए दुरुपयोग के कुछ उदाहरण व आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे। फिर आप राजद्रोह की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करेंगे और इसके संदर्भ में आप राजद्रोह के पक्ष व विपक्ष में तर्कों को प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ अग्रगामी सुझावों को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से आप एक सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना के तहत आप भूमिका में नवीनतम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए मत को संक्षेप में उल्लेखित करेंगे और फिर आप फिलिस्तीन के संदर्भ में भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए मत की तुलना पिछले वर्ष के मतों से करेंगे। इसके बाद आप मत में आए हुए हालिया परिवर्तन के कुछ कारण भी बता सकते हैं, जिसमें आप इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों के कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर आप भारत की फिलिस्तीन इजराइल के संदर्भ में डी हाइफनेशन की नीति को भी उल्लेखित करेंगे और फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के इस अंक के माध्यम से हमने अधिक से अधिक तथ्यों और संकल्पनाओं की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।